नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर और मैं नवोदिता मिश्रा। दोस्तों, किसी भी माह की रेडियो पत्रिका तैयार करने में कुछ विशिष्ट चुनौतियां पेश आती हैं। मतलब कंटेंट को लेकर नहीं, अपितु उसके लेआउट या स्वरूप को लेकर। अब इसी माह देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे भी है, साथ साथ अगले सप्ताह इंटरनेशनल डे ऑफ एस्ट्रोनॉमी भी। अब देखा जाए तो तीनों ही क्षेत्र अपनी अपनी विकास यात्रा में परस्पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना अधूरे से हैं, क्योंकि तीनों का दायरा सीमाओं से कहीं अधिक परे है। यहाँ जितना आपसी सहकार्य बढ़ेगा, उतना ही समग्र मानवता को लाभ मिलता जाएगा। मन करता है कहा जाए, वसु अंतरिक्षैव कुटुंबकम। एक खास बात भूल रहे हो तुम। क्या? इस माह वसुधैव कुटुंबकम का भी तो बोध होता है विश्व स्वास्थ्य दिवस के परिप्रेक्ष्य में। विशेष रूप से इसलिए भी कि इस वर्ष की थीम है हेल्थ फॉर ऑल। ये मुद्दा भी हमारी पृथ्वी, अंतरिक्ष और खगोल शास्त्र की तरह ही पूरा ग्लोबल है। आखिर जान है तो जहां है। बात तो बिल्कुल सही है, और इसी दिशा में हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारी प्रयोगशालाएं उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। स्वास्थ्य के अलावा भी विविध अनुसंधान क्षेत्रों में। समय आ गया है कि इन लेबोरेटरीज के दरवाजे देश के छात्रों छात्राओं के लिए खोल दिए जाएं। उनकी जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए ही सही, चाहे एक सप्ताह के लिए। क्या कहती हो? तथास्तु। 1 वीक 1 लैब। सुनते रहिए राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती। इन दिनों देश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर चल रहा है। मुझे तो लगता है मनोज स्टूडियो से निकलकर किसी हिल स्टेशन की ओर निकल पड़े हैं। देखते हैं मसूरी या नैनीताल। कहते हैं चांद तारे देख कर आऊंगा, वो भी टेलीस्कोप के माध्यम से, खगोल दर्शन के ही बहाने। टोलेमी, कोपरनिकस, केपलर, टाइको ब्राही, गैलीलियो, या फिर आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर या भास्कर, कुछ ऐसे नाम हैं जो बच्चों में ही नहीं बल्कि वयस्कों में भी उत्सुकता पैदा कर देते हैं। कौतूहल उस अबूझ अनंत ब्रह्मांड को लेकर, रात को साफ आसमान में नजर आने वाले उसके अनेकानेक संघटकों को लेकर। लेकिन उनके उत्सुकता भरे प्रश्नों को कच्चे अधपके ही उत्तर मिल पाते हैं। आधिकारिक मौलिक स्रोत दुर्लभ होने के कारण। इसीलिए पत्रिका ने सोचा कि श्रोताओं की खातिर इस दिशा में एक नए कदम के तौर पर एक ऐसे बेसिक यंत्र के साथ शुरुआत की जाए जिसके बिना खगोल अध्ययन संभव ही नहीं है। और वो है, जैसे आप सभी जानते हैं, टेलीस्कोप। मनोरा नैनीताल स्थित एरीज यानी आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस यानी आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। आइए यहीं कार्यरत खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर शशिभूषण पांडे से कुछ सामान्य सवाल पूछते हैं। डॉक्टर पांडे, कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है। जानना ये चाहेंगे कि एक आम व्यक्ति के लिए टेलीस्कोप एक लंबी सी दूरबीन है जिसमें लेंस लगे होते हैं दूर की चीजों को देखने के लिए। समय के साथ इस प्रकार के टेलीस्कोप्स का ही विकास होता गया या अन्य तरह के टेलीस्कोप्स का भी आविष्कार हुआ है? धन्यवाद मनोज जी, आपका इस संस्थान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। यह एक बहुत अच्छी पहल है, जैसा कि आपने अपनी भूमिका में बताया कि खगोल को लेकर के आप ये कार्यक्रम करना चाहते हैं। आपके निर्दिष्ट प्रश्न के अनुसार टेलीस्कोप यानी दूरबीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र है। तो चाहे हम गैलीलियो के समय की बात करें या 400 वर्ष पूर्व में ये किस प्रकार से इसका उद्भव हुआ, और आज जबकि हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी लॉन्च कर चुके हैं, तो गैलीलियो से लेकर के JWST के लॉन्च होने तक की कहानी अपने आप में बहुत अनूठी है। और तब से दूरबीन के स्वरूप, उसके आकार प्रकार और उसके उपयोगों में बहुत ही विकास आया है। इसको बहुत संक्षेप में अगर कहें तो अब ये लेंस यानी उत्तल अवतल दर्पण या उत्तल अवतल लेंस की बात करें
तो वहां से अलग हट करके, चाहे वो अपवर्तन और परावर्तन के फिजिक्स के सिद्धांत हों, जिसमें अपवर्तक या परावर्तक दो प्रकार की दूरबीनें होती हैं, और जब शुरुआत में दूरबीनें बनी तो हम उन्हें अपवर्तक यानी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के रूप में देखते थे। लेकिन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की अपनी तमाम ऐसी लिमिटेशंस हैं जो उसके बड़े आकार को जाने में रोकती हैं। उसके नाते परावर्तन की जो फिजिक्स का जो सिद्धांत है, उसमें आज के डेट में बहुत एक स्थान हासिल किया है विश्व ने, और ज्यादातर बड़ी दूरबीनें परावर्तक हैं। और जब हम परावर्तन के सिद्धांत की बात करते हैं तो यह 2 मिरर या 3 मिरर से बना हुआ एक सिस्टम हो सकता है, सिंगल मोनोलिथिक मिरर भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि हम आज के ज़माने में सेगमेंटेड मिरर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जिसके माध्यम से हम एडॉप्टिव ऑप्टिक्स, नॉर्मल ऑप्टिक्स और एक्टिव ऑप्टिक्स से भी अलग हट करके अब हम आज के डेट में एडॉप्टिव ऑप्टिक्स की बात करते हैं, जिसमें जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जो कि एक प्लेन वेव फ्रंट होता है, जो स्काई में टेम्परेचर वेरिएशन के नाते, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वेरिएशन के नाते उसमें अंतर आता है, और उन करेक्शंस को कंप्यूटर कंट्रोल के माध्यम से जब हम विभिन्न सेगमेंट्स में अप्लाई करते हैं, तब वो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर एक सिंगल आता है, उसमें उन करेक्शंस में एटमॉस्फेरिक करेक्शंस अप्लाई करके, और हम एटमॉस्फेयर को भी बीट करके बेस्ट सीइंग कंडीशंस की इमेज प्राप्त करते हैं। और इसी काल क्रम में ये सारी टेक्नोलॉजी अचीव करते हुए ठीक सेगमेंटेड मिरर टेक्नोलॉजी और एडॉप्टिव ऑप्टिक्स का उपयोग करके हमने आज की डेट में JWST नाम के टेलीस्कोप को भी वर्ल्ड ने लॉन्च किया है, और जिसके माध्यम से हम खगोल शास्त्र में उन ऊंचाइयों को प्राप्त किए हैं जो आज से पहले कभी नहीं देखी गई। डॉक्टर पांडे, आपने ऑप्टिकल को लेकर इतनी अच्छी जानकारी दी और साथ में आपने इंफ्रारेड का भी जिक्र किया। अब ऑप्टिकल एक आम श्रोता के लिए वो तो ये समझ जाएगा कि हाँ, आंखों से दिखने वाला आपने एक दूर की चीज नजदीक देख ली। क्या इंफ्रारेड के जो रिजल्ट्स होते हैं टेलीस्कोप से जब हम देखते हैं, तो क्या एक आम आदमी भी समझ पाएगा उसको कि एक छवि आ रही है, और जैसा हम कॉमन उसमें सोचते हैं? बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। और न केवल ऑप्टिकल, इंफ्रारेड, मैं तो कहूंगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की जब हम बात करते हैं, तो चाहे वो गामा रे हो, एक्सरे हो, अल्ट्रावायलेट हो, ऑप्टिकल हो, इंफ्रारेड हो, यहाँ तक कि रेडियो तरंगों तक के कम तरंग दैर्ध्य की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है, वहां तक की छवियों को विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स के माध्यम से हम इमेज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और जैसे ऑप्टिकल में इमेज दिखती है, कुछ उसी प्रकार की छवियों का बनना रेडियो तरंग में भी संभव है। इंफ्रारेड, जहां तक आपने बात की, हम और आप बैठे हुए हैं और हम इंफ्रारेड रेडिएट कर रहे हैं। तवे पे रोटी बन रही है, वहां से नहीं कुछ दिख रहा है, लेकिन वहां से इंफ्रारेड यानी अवरक्त तरंगे निकल रही हैं। तो उन अवरक्त तरंगों को भी हम टेलीस्कोप के माध्यम से फोकस करके और उनको डिटेक्ट करने की डिटेक्टर्स अलग हैं जो इंफ्रारेड में ही डिटेक्ट कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से कि टेलीस्कोप तो लाइट को इकट्ठा किया, गैदर किया, फोकस किया, लेकिन मुख्य रूप से वो डिटेक्टर है जो रोल प्ले करता है अहम। और ऑप्टिकल के डिटेक्टर अलग होते हैं, अवरक्त तरंगों के अलग होते हैं, रेडियो के अलग होते हैं, गामा रे के अलग होते हैं, एक्सरे के अलग होते हैं, लेकिन सबसे हम ऑप्टिकल इमेज जैसी या उसके समान दिखने वाली इमेज को कंस्ट्रक्ट करके या स्पेक्ट्रम प्राप्त करके विभिन्न प्रकार के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का अध्ययन करना बिल्कुल संभव है। अब आते हैं एरीज परिसर में ही स्थित एक बहुत ही खास टेलीस्कोप को लेकर। इसका नाम है संपूर्णानंद टेलीस्कोप, और बड़ी खुशी की बात है कि अपने पूर्ण कार्यकाल के इसने लगभग 50 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। डॉक्टर पांडे, इस संपूर्णानंद टेलीस्कोप के जो विशिष्ट गुण हैं और इसकी हाफ सेंचुरी के दौरान जो प्रमुख उपलब्धियां रहीं, उनसे हमारे श्रोताओं को अवगत कराइए। बहुत सही और सामयिक प्रश्न आपने किया है मनोज जी। जैसा कि आपने बताया, संपूर्णानंद दूरबीन जो 1 मीटर व्यास की दूरबीन है और इसका इतिहास बहुत पुराना है। 1954-55 में जब ये वेधशाला संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस से नैनीताल में शिफ्ट की गई, तब यही उद्देश्य था कि प्लेन्स के इलाकों में इस ऑप्टिकल टेलीस्कोप से शोध करना और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देखना संभव नहीं है। इसलिए हम 2 किलोमीटर की अधिक ऊंचाई पर आए
और जिसके माध्यम से संपूर्णानंद जी, जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री भी रहे, उनकी ये दूरदृष्टि थी और वो स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसे पहले राजनेता थे जिनका खगोल शास्त्र में भी बहुत ही अधिक रुचि थी। और उन्हीं के और अन्य वैज्ञानिकों के समग्र प्रयासों से 1972 में जर्मनी से यह 1 मीटर व्यास की दूरबीन यहाँ इस संस्थान में लगी, जो 2022 में 50 वर्ष अपने पूर्ण किए हैं। और इस टेलीस्कोप को संपूर्णानंद जी के प्रयासों के नाम से ही, उनके नाम के आधार पर इस टेलीस्कोप का नाम रखा गया था। पिछले 50 वर्षों में अनेकानेक ऐसे शोध हैं जो कि इस टेलीस्कोप ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति लब्ध वैज्ञानिक परिणाम दिए हैं, जिसमें अगर हम बहुत नजदीक के सोर्सेस की बात करें तो हमारे प्लैनेटरी सिस्टम में, चाहे वो सैटर्न का रिंग हो, यूरेनस का रिंग हो, उसके डिस्कवरी में इस टेलीस्कोप का योगदान रहा है। बहुत सारे नए प्रकार के तारों की भी खोज इस दूरबीन से हुई है। तारा गुच्छ, जिसको कि स्टार क्लस्टर कहते हैं, भारत में सर्वप्रथम उसका अध्ययन ऑप्टिकल और इंफ्रारेड बैंड में इसी वेधशाला में, इसी टेलीस्कोप के माध्यम से शुरू हुआ। नए टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो माइक्रो लेंसिंग जैसे खगोलीय घटनाएं हैं जो कि आइंस्टीन की रिलेटिविटी थियरी को प्रूफ करती हैं, और उसके बारे में अनसीन मैस के बारे में भी हम कह पाते हैं को देखा गया है। उसके अलावा अत्यंत ऊर्जावान खगोल एक्सप्लोजन जैसे कि गामा रे बर्स्ट्स और सुपरनोवा जैसे जो सब्जेक्ट हैं, उनके अध्ययन की शुरुआत, खास करके गामा रे बर्स्ट आफ्टर ग्लोज का पहला अध्ययन इसी टेलीस्कोप के लिए गए डेटा द्वारा प्रकाशित हुआ। उसके बाद से तमाम सुपरनोवा के अध्ययन हुए हैं। एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, यानी कुछ ऐसी गैलेक्सी के केंद्र हैं जिसमें बहुत ही सुपरमैसिव ब्लैक होल एक्टिवली काम कर रहे हैं और उनका स्वरूप अन्य नॉर्मल गैलेक्सी से बिल्कुल अलग होता है। तो इस प्रकार के अध्ययनों से लगभग 400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थाओं में यह संस्थान इस टेलीस्कोप के माध्यम से प्रकाशन किया है और लगभग 60 से अधिक पीएचडी इस टेलीस्कोप के द्वारा उत्पन्न की गई है और 400 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हुए। ये एक लैंडमार्क वो ही कहना चाहिए इसकी पूरी यात्रा को, अगर राष्ट्र निर्माण के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, संपूर्णानंद टेलीस्कोप। डॉक्टर पांडे, विविध प्रकार के टेलीस्कोप्स के माध्यम से जो अध्ययन किया जाता है, और हम ये जानते हैं कि इतने सारे खगोल वैज्ञानिक और रिसर्च स्कॉलर्स इतना काम कर रहे हैं देश में, एक आम आदमी ये जानना चाहेगा कि इस पूरे अनुसंधान का उपयोग मतलब आम जीवन के किन किन क्षेत्रों के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो मनोज जी, आपने अपने प्रश्न में ही उत्तर दे दिया इस प्रश्न का। उस तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित पुनः कराना चाहूंगा। जैसा कि आपने कहा कि 50 वर्ष पहले ये दूरबीन लगी और इसके नाते भारत में पिछले 50 वर्षों में खगोल शास्त्र में जो क्रांति आई है उसमें इस टेलीस्कोप का अहम योगदान है। 50 वर्ष पूर्व अगर यह टेलीस्कोप नहीं होती तो भारत में खगोल शास्त्र या फिजिक्स पढ़ने वाले जो छात्र जिन्होंने इनका उपयोग करके हमने जो मानव संसाधन पैदा किया इस देश में, वह हमारा सबसे बड़ा एसेट है। उसको भी आप मानिए कि समाज के लिए, और इसका क्या उपयोग है, तो उसका ये उपयोग है कि 50 वर्ष पूर्व जब ये वेधशाला स्थापित हुई उसके बाद विभिन्न आईआईटीज, एनआईटीज से लेकर के और अन्य विश्वविद्यालयों में यह सब्जेक्ट बड़े पैमाने पर पढ़ाया जा रहा है। उतना ही नहीं, इस टेलीस्कोप और कालांतर में अन्य टेलीस्कोप्स ने जो वैज्ञानिक आउटपुट दिए और जिसके नाते हमने बड़े बड़े शोध किए, लोगों ने पीएचडी किए, उसके दौरान इस प्रकार की चीजों से हम मैन पावर इतना पैदा किए जिसके माध्यम से आज भारत विभिन्न प्रकार के मेगा प्रोजेक्ट्स में पार्टनर है। जहां तक खगोल शास्त्र के इन जनरल प्रभावों की बात, अगर इस संस्थान से अलग हट करके समग्रता में हम कहें कि खगोल शास्त्र ने क्या दिया हम, तो मैं तो ये कहूंगा कि खगोल शास्त्र ने क्या नहीं दिया। ब्रह्मांड का उद्भव कैसे हुआ, ब्रह्मांड के बारे में समझ हमारी पहले वो नहीं थी जो खगोल शास्त्र को पिछले 100 सालों में समझने में आई है। इसके अलावा अगर आप छोटी सी बात करें तो केपलर लॉ और उसके उपयोग अगर हम नहीं समझे होते, जो कि खगोल शास्त्र का मूल हिस्सा है, तो आज के डेट में नासा और इसरो जैसे संस्थान नहीं पैदा हुए, क्योंकि यही वो खगोल शास्त्र का अप्लाइड पार्ट ही स्पेस बेस्ड संस्थाओं का जनक है।
खगोल शास्त्र में अगर हम गैलेक्सीज और सुपरमैसिव ब्लैक होल को न देखें तो इस प्रकार के फिजिक्स को समझना संभव नहीं होगा। तो चाहे आप इनकी बात कर लें या विभिन्न प्रकार के आज हमारे जेब में, सबके जेब में मोबाइल्स है, उसमें जो डिजिटल डिटेक्टर है जिसको कि CCD डिटेक्टर है, उसका भी डिस्कवरी खगोल शास्त्रियों ने ही किया अपने उपयोग के लिए। आप अगर वाईफाई की बात कर लीजिए तो उसकी भी डिस्कवरी रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स ने की थी। तो जीवन के बहुत छोटे छोटे पहलुओं से लेकर के फिजिक्स के बड़े बड़े सिद्धांतों तक को प्रतिपादित करने में खगोल शास्त्र का योगदान है और इसको नकारा नहीं जा सकता। डॉक्टर शशिभूषण पांडे, इस गहन विषय को आपने बहुत ही सहज अंदाज में हमारे श्रोताओं तक पहुंचाया। समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी, आपने बहुत ही अच्छे प्रश्नों को रखा और मैं समझता हूँ समाज, छात्र और जो आम जनमानस है उसके लिए आपका ये इंटरव्यू बहुत ही उपयोगी साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एरीज नैनीताल के प्रोफेसर शशिभूषण पांडे को आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। अनुसंधान यानी रिसर्च किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, इसका फायदा देश के जन जन तक पहुंचना चाहिए, वो भी यहाँ की हर भाषा में। और बात अगर सेहत के विविध पहलुओं को लेकर हो तो सोने पे सुहागा। पिछले दिनों देश की 2 शीर्षस्थ वैज्ञानिक संस्थाएं इसी बात पर एकत्र हुई। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और निस्पर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। अवसर था विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में पॉपुलर पत्रिका साइंस रिपोर्टर और विज्ञान प्रगति के विशेषांकों के विमोचन का। CSIR निस्पर 2 मासिक पत्रिकाएं विज्ञान प्रगति हिंदी में और साइंस रिपोर्टर इंग्लिश में प्रकाशित करता है। ये समाज को विज्ञान के साथ जोड़ने के लिए एक बहुत सुंदर प्रयास है इन पॉपुलर साइंस मैगजीन्स के द्वारा। जैसा कि आप जानते हैं कि 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, स्वास्थ्य दिवस है। तो उसी के उपलक्ष्य में इस बार का जो विशेषांक है, जो अप्रैल माह का विशेषांक है, वो हमने हेल्थ के ऊपर फोकस किया है, क्योंकि हेल्थ हर जनमानस के लिए बहुत मूल्यवान चीज़ है और उसको उसके बारे में सही जानकारी मिले, सटीक जानकारी मिले, ये बहुत ज़रूरी है। इस विशेषांक का विशेष महत्व इसलिए भी है कि इसमें विज्ञान प्रगति में जितने भी आर्टिकल्स लिखे गए हैं वो विशेषज्ञों के द्वारा लिखे गए हैं और वो भी ICMR के लैब्स के विशेषज्ञों के द्वारा। मैं बहुत दृढ़ता से कह सकती हूँ कि इसमें जो भी कंटेंट आया है वो कंटेंट बहुत उच्चतम क्वालिटी का है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने आम लोगों की भाषा में इन आर्टिकल्स को लिखा है। और इसके लिए हमने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी ICMR के साथ मिलकर। डॉक्टर रजनीकांत, जो कि पॉलिसी और साइंस कम्युनिकेशन डिवीज़न के हेड है, 30 वैज्ञानिकों ने CSIR निस्पर में एक पॉपुलर साइंस राइटिंग का एक स्किल क्या होते हैं उनको समझा और उससे प्रेरणा लेकर उन्होंने आर्टिकल्स लिखे और 27 प्रतिभागियों ने हमको आर्टिकल्स भेजे हैं, जिसमें से हमने कुछ आर्टिकल्स इस विशेषांक में इंक्लूड किए हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हर तरह के विषयों का जिक्र आया है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, ओरल हेल्थ है, और हेल्थ के बहुत सारे और डायमेंशंस हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, फूड, ये भी हेल्थ का पार्ट है, हाइजीन, वाटर, एयर, ये सब हेल्थ का पार्ट ही है। तो इसमें इन विषयों को भी लिया गया है। और इस साल क्योंकि जैसे कि हम कह रहे हैं कि ये मिलेट ईयर है, तो न्यूट्रिशन का बहुत महत्व है। तो उस तरह की भी चीज़ें कि हमारी थाली में क्या होना चाहिए और क्या होगा आगे, इन विषयों को भी लिया गया है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और अपने आप में पूर्ण विशेषांक है, जो हमारे जो पढ़ने वाले हैं उनको सही जानकारी देगा। और हम ये जो प्रतिभागी हमारे इस वर्कशॉप से निकले थे, आने वाले समय में भी वो ICMR की दृष्टि से मेडिकल कम्युनिकेशन किस तरह का होना चाहिए, हमारे साथ अपने लेख साझा करेंगे और हम अपनी मैगजीन्स में इनको प्रकाशित करते रहेंगे। रंजना जी, चलते चलते
एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि बड़ा अच्छा लगा ये सुन के कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मतलब ये एक स्टेपल है उनके लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं दोनों मैगजीन से। एक बात जानना चाहेंगे आपसे कि अभी तक तो ये सिर्फ अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में प्रकाशित हो रही हैं, क्या भारत की अन्य भाषाओं के लिए भी क्या कुछ सोचा जा रहा है? बिल्कुल, आपने बहुत ही उम्दा प्रश्न उठाया है। हमारा ये मानना है कि भारत विविधताओं का देश है और बहुभाषीय देश है। तो अगर हम आप देखेंगे कि साइंस की बहुत सी पत्रिकाएं हिंदी में नहीं छपती हैं। एक विज्ञान प्रगति एक ऐसी पत्रिका है जो इतने लंबे समय से साइंस कम्युनिकेशन हिंदी में करती है। तो लेकिन बाकी जो भाषा बोलने वाले हैं, हमारे मराठी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम और भी बहुत सी भाषाएं जो हमारी भारतीय भाषाओं में है, तो ये हमारा प्रयास है कि हम उन भाषाओं में भी साइंस कम्युनिकेशन करें ताकि सब लोगों तक ये पहुँचे। एक प्रयास हमने जो शुरू कर चुके हैं वो है एसमीज भाषा को लेकर। ये हम ई मैगजीन लेके आएंगे, इसको प्रिंट में नहीं अभी हम शुरू में लेकर आ रहे हैं। और CSIR की एक लैब है जोरहाट में, CSIR नीस्ट, उसके साथ मिलकर हम एक एसमीज में साइंस कम्युनिकेशन का मैगजीन शुरू कर रहे हैं। और नेशनल ट्रांसलेशन मिशन मैसूर, वो हमारे पास उन्होंने अप्रोच किया हमें, हमारे क्वालिटी कंटेंट को देखकर वो चाहते हैं कि इनके लेखों को वो भारत की सभी 22 भाषाओं में अनुवादित करके सभी लोगों तक पहुंचाएं। तो वो भी हमारा प्रयास जारी है। और जैसे जैसे हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स आता रहेगा, हम अलग अलग भाषाओं में साइंस कम्युनिकेशन करेंगे, चाहे वो डिजिटल माध्यम से हो, चाहे वो प्रिंट माध्यम से हो। ये हमारा प्रयास सतत रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। इस माह की विशेष पत्रिकाओं के सिलसिले में निस्पर की निदेशक डॉक्टर रंजना अग्रवाल को आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। ये हम जानते हैं विज्ञान और वैज्ञानिक सोच का आम लोगों तक पहुंचना कितना जरूरी है और इसी दिशा में साइंस कम्युनिकेशन का क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में पुरस्कृत वैज्ञानिक बिजू धर्मपाल से पत्रिका की मुलाकात हुई। तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को ये नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन अवार्ड, वो जो प्रिंट मीडिया कैटेगरी में मेरे को अवार्ड मिला। मैं हर साल पिछले 5 साल से एक कोशिश करता हूँ अवार्ड मेरे को मिलना है, अप्लाई करता हूँ। और इस साल मेरा लक होगा। मेरा लिखने का तरीका शुरू हुआ जब मैं स्टूडेंट था। धीरे धीरे मैं साइंस रिपोर्टर में लिखना शुरू किया। तो साइंस रिपोर्टर में अभी तक डिजिटल इश्यूज आप देखेगा तो मैं उनका टॉप ऑथर्स में एक है। उसके बाद धीरे धीरे कॉलम करने का, साइंस कॉलम करने का अवसर मिला, तो वो भी मैंने यूटिलाइज किया। जो अवसर मेरे को मिला वो मैंने यूटिलाइज किया। बेसिकली ये पैशन से ये सब किया है। साइंस में जो होता है वो बाहर आना है। तो जब लिखना शुरू होता है तो मेरे को जर्नल्स पढ़ना होता है। मैं लिखता हूँ, उसका एक्यूरेसी होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए ये सोर्स है, प्राइमरी सोर्स ठीक से पढ़ना होगा। एज ए साइंस कम्युनिकेटर मेरे लिए पर्सनली एक स्पेशल इंटरेस्ट और स्पेशल अफेक्शन है ऑल इंडिया रेडियो से, क्योंकि मैं जब छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, उस समय आपके रेडियोस्कोप चलता था। तो वो मुझे उस समय साइंस है उससे पता नहीं, लेकिन घर में दूसरा कुछ नहीं है, टीवी नहीं है, रेडियो चलाता था। तो जब रेडियो बंद होता था हम सोता था। जब मैं डिग्री तक पहुंच गया तो मैं ये सीरियसली सुनने शुरू किया ये रेडियोस्कोप। तो रेडियो का एक बेनिफिट मैंने सोचा, वो बहुत क्रिस्प कंटेंट छोटे टाइम में लोगों तक पहुंच जा सकते हैं। रेडियो इज मोस्ट इफेक्टिव। तो साइंस कम्युनिकेशन के लिए यू नीड अ पैशन। आपके पैशन को आप फुलफिल करने के लिए इट इज़ लाइक ए स्लो और स्टेडी रेस। यू डोंट, आप ऐसे मत बोलना आज मैं कुछ लिखूंगा कल मैं सुपरस्टार बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। ये स्टेप बाय स्टेप भी होता है। मेरे लाइफ में मैंने देखा, मैं आई हैव स्टार्टेड राइटिंग जब मैं MSc में था 1999 में। इसी बीच मैंने कई बार न्यूज़पेपर के साइंस कॉलम के लिए, उस ज़माने में मुझे पता नहीं, मैंने टाइप करके फोटो लगा के उनको भेजता था। वो वापस उनके ऑफिस से कवर में आता था रिग्रेट। लेकिन उसको भी मैंने अभी संभाल कर रखा है। अभी आपका इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप ईमेल कर सकते हैं, रिप्लाई भी क्विकली आते हैं, लेकिन आपको बैठकर पैशनेटली करना चाहिए, पेशेंस चाहिए, तब आप सक्सेसफुल बन जाएगा। हमने पत्रिका की शुरुआत में जिक्र किया 1 वीक 1 लैब का।
CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी परिसर में इसी अभियान के उद्घाटन के अवसर पर माननीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार 37 हमारे संस्थान है CSIR के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्र में सक्रिय हैं। उनको किस प्रकार से उन स्टेक होल्डर्स तक उनकी जानकारी पहुंचाई जा सके, जो जो उनकी सक्सेस स्टोरी है उसको लेकर के 1 वीक 1 लैब का ये अभियान प्रारंभ किया गया। ये नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जहां खड़े हैं, शुरुआती दौर की एक आरंभिक संस्थानों में से है, जिसका प्रारंभ भी लगभग देश की आजादी के साथ हुआ था। पत्रिका में अब एक नजर देश विदेश के कुछ प्रमुख वैज्ञानिक बिंदुओं पर। आज इंटरनेशनल मदर अर्थ डे है। इस वर्ष की थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। जलवायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु ही नहीं, भू सतह की गहराई में भी हम जितनी सकारात्मक पूंजी बोएंगे उतने ही अच्छे रिटर्न्स हमें मिलेंगे। हाल ही में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में 15 दुर्लभ खनिज तत्व यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार खोजा गया है। इनमें से प्रमुख हैं एलेनाइट, थोराइट, कोलंबाइट, जर्कन, मोनाजाइट, पायरोक्लोर यूजेनाइट, फ्लोराइट इत्यादि। इन सभी का उपयोग आजकल मोबाइल फोन्स, टीवी, कंप्यूटर, वाहनों से लेकर विंड टर्बाइन्स और जेट एयरक्राफ्ट के उत्पादन में होने लगा है। भूगर्भ शास्त्र की एक शाखा मेटलर्जनी की दृष्टि से भी ये खोज महत्वपूर्ण है। प्रख्यात गणितज्ञ और सांख्यिकीविद प्रोफेसर CR राव को इस वर्ष इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार सांख्यिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। प्रोफेसर CR राव को इससे पहले पद्म विभूषण और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से भी अलंकृत किया गया है। गणित और सांख्यिकी के क्षेत्र में आपका गहन कार्य पूरे विश्व का मार्गदर्शन करता रहेगा। प्रौद्योगिकी जगत ने पिछले दिनों अपना एक अनमोल रत्न काल के हवाले कर दिया। जाने माने नवोन्मेषक, अभियंता और चिंतक डॉक्टर गॉर्डन मूर ने हवाई में अपनी अंतिम सांस ली। अन्य प्रणालियों के अलावा सेमीकंडक्टर्स के विकास और विस्तार में उनके अनुपम योगदान को पूरी दुनिया याद रखेगी। समय का यह पड़ाव भारतीय विज्ञान जगत की कुछ मूर्धन्य हस्तियों की जीवन तिथियों के साथ जुड़ा हुआ है। गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन, पैलियोबॉटनिस्ट बीरबल साहनी, गणितज्ञ S शिवशंकर नारायण पिल्ले, भौतिकीविद GN रामचंद्रन, अभियंता मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, मौसम वैज्ञानिक और विज्ञान प्रसारक रुचिराम साहनी और पैथोलॉजिस्ट शंभुनाथ डे के अतुलनीय योगदान को विज्ञान भारती का नमन। मनोज माइंडकर और नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।